Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री करने जा रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर एटम लगभग एंड में आ गया है। ठीक है ना। हमने इससे पहले हमने क्वांटम नंबर किए, क्वांटम नंबर के बारे में समझा, हमने बात की ऑर्बिटल्स हैं एसपीडीएफ, इनका हमने शेप्स देखे, कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई हो सकते हैं ये हमने देखा। अवभाव का हमने प्रिंसिपल देखा। अवभाव क्या कहता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, जो कम एनर्जी वाला वो पहले आएगा, ज्यादा एनर्जी वाला उसके बाद। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने कहा कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती, और वहीं से हमारे पास एक कंक्लूजन निष्कर्ष निकला कि भाई किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जो कि अपोजिट स्पिन में होते हैं। ये एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी दे आर इन अपोजिट डिफरेंट डायरेक्शन। इतनी बात ये हमने देखी है ना। आज मैं बात करनी है हुंस रूल के बारे में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले आज बात करेंगे हुंस रूल। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं कि हुंस रूल क्या कहता है। ठीक है। हुंस रूल कहता है कि एक ही उपकोष में कक्षकों के इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, है ना। यानी pairing of electron in orbital does not take place until each orbital get one electron। ठीक है ना। ये हुंस रूल कहता है। ठीक है ना। हुंस रूल क्या कहता है? पेयरिंग of electron in an orbital does not take place. Pairing of electron in an orbital does not take place until each orbital get an electron। तब तक पेयरिंग शुरू नहीं होगी जब तक हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, है ना। कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक उस उपकोष उसके जो ऑर्बिटल जो उसके उस उपकोष के ऑर्बिटल्स हैं, यानी सबसेल के ऑर्बिटल है, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ये हुंस रूल ने बताया। कैसे समझेंगे इसको? देखते। जैसे कि सपोज मेरे पास पहला है हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक इस तरीके से। अब बात करते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ, हमने वो चार्ट बनाया था ना 1s 2s वाला, हमने चार्ट बनाया था कि भाई पहले कौन आता है बाद में कौन आता है। इस तरीके से हमने वो चार्ट के माध्यम से देखा था। यहाँ हम चार्ट बना लेते ताकि थोड़ा और आपको समझ जाओ। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d और 7d। 4f
4s और 5s, है ना। ये इस तरीके से चलेगा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। तो सबसे पहले है 1s, है ना। तो हमें पता है हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, है ना। एक ही है तो 1 आ जाएगा। s में मैक्सिमम 2 आते हैं, है ना। s में आपको पता है कि s में एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में 5 ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 ऑर्बिटल मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, इतना रहता है। अब हाइड्रोजन है 1 है तो 1s1 आ गया। दूसरा होता है हीलियम, कितना 2, तो 1s 2 आते हैं, s में तो 2 लगा दे मैंने, हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। थर्ड है लिथियम, कितना होता है 3, 1s2 2 हो गए, एक बचा। अगला 1s के बाद क्या आएगा, अगला देखिए ऐसे घूम रहा है ये, 1s चल रहा है, 1s के बाद ऐसे ये जाएगा ये 2s की तरफ, फिर आएगा अगला 2p 3s, तो 1s2 2s1 ये हो गया, है ना। 3 हो गए पूरे, ठीक है। यानी 1s का एक ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है ना। हीलियम वाले में 1s में 2 है तो एक ऊपर और एक नीचे। इधर आपके पास क्या है, एक 1s का है और एक 1s का है, एक 2s का है, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर ऊपर, ठीक है ना। चलिए चौथा क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। बेरिलियम कितना होता है बच्चों, 4, तो 1s2 और 2s2, कितना 1s2 और 2s2, 1s2 और 2s2, ठीक है ना। 1s2 तो 1s ये हो गया और 2s ये हो गया, एक एक इधर एक इधर एक इधर, है ना भाई। s में मैक्सिमम 2 आते हैं इसलिए हम 2 2 हीलियम तक हो गया। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। पांचवा है बोरोन। बोरोन कितना होता है 5, तो 1s2 2s2, अब 1s2 2s2, अगला होता है 2s2 के बाद देखिए 2p होता है ना, 2p तो क्या आएगा 2p, और 4 हो गए, एक बचा, एक हमने लगा दिया। अब ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे 1s 2s, अब 2p पे कितना 1 2 और 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2s 1s, एक ऊपर एक नीचे, इधर एक ऊपर एक नीचे, 2 है। अब यहाँ पे 2p पे एक ही है तो हमने एक लगा दे पहले में। छठा हमारे पास कार्बन। छठा क्या है, कार्बन है। कार्बन कितना होता है 6, तो 1s2 2s2 2p 2 हो गया, 1s2 2s2 2p2 हो गया, है ना। 1s2 2s2 2p2, 1s इधर 2s और 2p के 3 ऑर्बिटल बनाए हमने, 1s बनाया 2s बनाया 2p बनाया, ठीक है ना। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब 2p पे भाई 2 2 4 इधर हो, 2 2 4 इधर हो गए थे, 5 6 इधर आ गए, तो एक यहाँ पे। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 2p2 है, यहाँ पे 2p2, तो ऐसा मत करो कि हम दोनों यहाँ पे लगा दे, एक ऊपर एक नीचे, नहीं। हुंड्स रूल ने क्या बोला, हुंड्स रूल ने, ये हुंड्स रूल की बात है, हुंड्स रूल की बात आप यहीं पे समझेंगे। हुंड्स रूल ने यही तो बोला, हुंड्स रूल ने बोला कि एक ये पी क्या है, पी इज अ सब शेल, है ना। पी सब शेल है और उसके 3 ऑर्बिटल हैं, उसके कितने हैं 3 ऑर्बिटल। कौन कौन से, ये वाला px, ये वाला py और ये वाला pz। हुंड्स रूल ने बोला कि पेयरिंग जोड़ा तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक हर एक ऑर्बिटल को एक एक ना मिल जाए। यानी यहाँ पे जो हमने पेयरिंग कर दी है, ऐसे हमने जो पेयरिंग कर दी यहाँ पर, वो तब तक पॉसिबल नहीं होगी
जब तक इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी एक ना मिल जाए, तब आएगा यहाँ पे एक, अगर कोई बचा तो पेयरिंग तब स्टार्ट होगी, उससे पहले पेयरिंग नहीं होगी स्टार्ट। तो यानी इसको हम कैसे करेंगे, दो है ना, अभी 2p पे हमारे पास दो है, तो एक हम यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे। ये कहने का मतलब है हुंस रूल का। अगला देखते हैं, नाइट्रोजन में 7 होता है, नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2 और 2p, 2 2 4, 3 बचे इधर आगे, है ना। तो कैसे बनेगा, इस तरीके से 1s, 2s और 2p। तो इसमें दो हैं, पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई। इसमें 1, 2 और 3 ऐसे, है ना, 3 ऐसे, 8 है अगला। अब यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट होगी, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 8। तो 1s2, 2s2 और 2p4, 1s2, 2s2, 2p4। 1s, 2s और 2p, है ना। तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, है ना। 2p में 1, 2, 3, अब बचे 4, तो अब आएगा चौथा यहाँ पे, अब पेयरिंग स्टार्ट हो गई, है ना। ये कहता है हुंस रूल। इसका 9th देख लो आप, फ्लोरीन कितना होता है 9, 1s2, 2s2 और 2p कितना हो गया 5 हो गया, 1s, 2s, 2p, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे। अब पेयरिंग क्या हो रही है, स्टार्ट हो गई आपकी, है ना। इसी तरीके से 10वां देखे हुए, 10वां आपके पास नियॉन 10, 1s2, 2s2, 2p कितना 6, 2 2 4 10 हो गए। तो 1s, 2s, 1 2 3, 2p, 1s, 2s, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 1 2 6 ना, 3 4 5 और 6, इस तरीके से ये पेयरिंग तब होगी। हुंस रूल ने यही तो बोला, हुंस रूल ने बोला पेयरिंग कब स्टार्ट होगी। देखो पेयरिंग यहाँ से ऑक्सीजन से स्टार्ट हुई, यहाँ पे 3 थे ना, 2p के ऊपर कितने थे 3 थे, तो एक एक सबके पास आ गए। जब यहाँ पे चौथा आया तो 3 तो सबको मिल गए, एक एक सबको मिल गया। अब जो चौथा है उससे पेयरिंग, यहाँ से पेयरिंग क्या हुई, शुरू हुई। तो हुंस रूल ये बोलता है, हुंस रूल बोलता है कि एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। बात आई समझ में। एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो ये हुंस रूल बोलता है। इस तरीके से आपने देखा होगा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये होती है, इस तरीके से हुंस रूल होते हैं, है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपने हुंस रूल देखा, और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसी तरीके से होती है। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके आओ, जैसे अगर हम करें जैसे कि हम करते हैं कैल्शियम की करते हैं, कैल्शियम एटॉमिक नंबर होता है 20, है ना, 20 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 2p के बाद आता है 3s2। तो कितने हो, 2 2 4 2 6 10 और 2 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3p6, 3p6। तो 10 और 2 12 18। अब 3p के बाद, 3p के बाद क्या आना चाहिए आपके पास 4s। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, 4s में। हमने n+l रूल देखा था, n+l रूल के अकॉर्डिंग हमने देखा कि n+l रूल के अकॉर्डिंग हमने बोला कि 4s और 3s में, 4s और 3s में n आपके पास 4s0 4 होता है, और 3d में 3 + 2 कितना होता है 5 होता है। तो ये इसकी एनर्जी छोटी है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा एज कंपेयर टू 3d के। तो 4s
2, तो हो गया कंप्लीट। 2 2 4 6 10, 2 12 18 और 2 20 कंप्लीट हो गए, है ना। ये कैल्शियम का हो गया। इस तरीके से अगर अब मैं लिखना चाहूँ किसका लिखते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैकेंडियम, क्रोमियम। क्रोमियम लिखते हैं, क्रोमियम होता है 24, है ना। तो 1s2 2s2 2p कितना 6, 3s2 3p6, 3p के बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4s में जाएगा, 4s2, देन कितने हो गए 20 हो गए। अब बचे डी, बचे 4, तो 4 आएगा डी के ऊपर। लेकिन बच्चों जाएगा इलेक्ट्रॉन 4s में, लेकिन लिखते कैसे इसको लिखेंगे हम ऐसे, इसी तरीके से लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना, 4s2 3d4। तो ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है ना। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बच्चों में इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं मैं, देखो लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन देखो 4s2 3d5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं लास्ट में 4s1 3d5, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4s1 3d5 लिख सकते हैं। s का एक इलेक्ट्रॉन मैंने d को दे दिया, ये 5 हो गया। अब जब मैंने d को 5 दिया तो हमको पता है कि d वाले में, हमको ये बात पता है d वाले में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, है ना। 1 2 3 4 5, इस तरीके से d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 1 2 3 4 5, देखो 5 आ गए। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये 5 सबको मिल गया, यानी हाफ फील्ड हो गया। क्या हो गया, हाफ फील्ड, ये हो गया हाफ फील्ड, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप इतना समझो, हाफ फील्ड हो गया है। इसकी कहानी अभी बताएंगे। इसी तरीके से एक है हमारे पास मैग्नीज, मैग्नीज, है ना। मैग्नीज होता है Mn25, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6 18 4s2 20 और 3d5, है ना। ये तो हाफ फील्ड है। डी में 5 होते हैं, है ना। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2, इस तरीके से 5 होते हैं और सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, है ना। ये भी क्या हो गया आपके पास, हाफ फील्ड हो गया। ये भी कैसा है, हाफ फील्ड है। एक हमारे पास है कॉपर 29, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, है ना, 20 हो गए, 3d9। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4s1 3d10। डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 और एक 5, ये हो गया। डी में 10 है, तो 1 2 3 4 5, डी में मैक्सिमम 10 ही आ सकते हैं ना, 5 है, 10 आ गए तो 10 के 10, ये क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड। क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड हो गया, है ना। जिंक 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने 20, बचे 10, 3d10। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये भी कैसा है, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड। ये भी क्या है, फुल्ली फिल्ड है। क्या है, फुल्ली फिल्ड है। समझ आया आपको, मैंने ये क्यों बताया। अब एक हमारे पास एक चीज है, हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है पूर्ण रूपेण से पूर्वरित और अर्धपूरित उपकेश का स्थायित्व, यानी हाफ फील्ड, हाफ फील्ड एंड fully filled, fully filled are more stable than incompletely filled.
इनकम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, क्या बोला मैंने? हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीटली फिल्ड। जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड होते हैं वो आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड। हाफ फील्ड और फुली फील्ड इनकम्प्लीटली, यानी जिंक है फुली फील्ड है 3D10 हो गया, है ना। अच्छा, Mn है, कॉपर है 4:3D9 था, मैंने एक इसको दे दिया 3D10 कर दिया, फुली फील्ड कर दिया। मैग्नीज 25 3D5 हाफ फील्ड है ना। क्रोमियम 24 था 4:3D4, एक इसको दे दिया 3D5, क्या है? हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, हाफ फील्ड और फुली फील्ड होते हैं वो इनकम्प्लीट से क्या होते हैं? क्या होते हैं? इनकम्प्लीट से ज्यादा आपके स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, एक तो पहला इलेक्ट्रॉन का सममित वितरण, है ना। दो कहानी है हाफ फील्ड और फुली फील्ड की। हाफ फील्ड और फुली फील्ड की ये कहानी है कि क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीटली फील्ड। ठीक है ना। हाफ फील्ड और फुली फील्ड आपके, हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो आपके क्या होते हैं? आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं इनकम्प्लीटली फील्ड से। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक तो सममित वितरण होता है ना, मतलब सबको प्रॉपर अमाउंट में क्या मिलते हैं? वितरण मिलता है। भली बात ही हमने देखा कि सममित स्थायित्व का मतलब क्या होता है। सममित स्थायित्व का मतलब एक इलेक्ट्रॉन द्वारा 4 विनिमय हो सकते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से विनिमय कहलाता है, विनिमय कहलाता है। दूसरा एक्सचेंज एनर्जी, दूसरी चीज होती है एक्सचेंज एनर्जी, है ना। एक्सचेंज एनर्जी और दूसरा आपका कि विनिमय के कारण, मतलब एक ही उपकोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होती है। हमने ये पढ़ा था ना कि एक ही उपकोष में जो ऑर्बिटल होते हैं, एक ही उपकोष में उनकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। लेकिन उसके जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, वो भिन्न भिन्न होता है। उसके फलस्वरूप एक दूसरे का अपेक्षित वितरण भिन्न होते हैं। ठीक है ना। तो फलस्वरूप एक दूसरे को अपेक्षित रूप से कम परीक्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा अधिक प्रबलता से आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये बात होती है हाफ फील्ड की, फुली फील्ड की, कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का एक वितरण है ना, वो प्रॉपर हो जाता है। हाफ फील्ड और फुली फील्ड में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर हो जाता है। एक्सचेंज एनर्जी जो है, एक्सचेंज एनर्जी भी इजिली हो जाती है। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है कि भाई किसी विनिमय के कारण जो मुक्त ऊर्जा लगती है उनको, वो एक्सचेंज एनर्जी कहलाती है। ठीक है ना। तो वो दोनों की दोनों चीजें क्या हो जाती है? सेम हो जाती है, जिस वजह से आपके हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं इस तरीके से। क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपको पता भी है ना, आपको ये पता है कि स्टेबिलिटी कब आती है? जब उनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड में यहाँ पे भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 10, है ना। और पीछे भी आप देख रहे हैं इसमें भी 10 आ रही है हाफ फील्ड फुली फील्ड में। इनकम्प्लीट फील्ड में 5 चाहिए, तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो उस वजह से रिपल्शन नहीं होता ज्यादा। तो ये कहानी थी इन चीजों की। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी समझी, और आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी अलग अलग एलिमेंट्स की, और आपने साथ में ये भी समझा कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीटली फील्ड। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।